चलिएगा मेरे दोस्त, आज से शुरू करने जा रहे हैं। आपका लगातार चलेगा। आपको याद रखिएगा, BSP HCL का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसकी तैयारी करवा रहा हूँ, जिसमें जीके जीएस से लेके कंप्यूटर तक का आपका नंबर जितना 10 नंबर जीके से, 15 नंबर आपका ये कंप्यूटर से स्पेशल पूछेगा और 10 नंबर सिर्फ ज्योग्राफी हो गया। इंडियन हिस्ट्री से पूछेगा, इंडियन ज्योग्राफी से पूछेगा। याद रखिएगा 10-10 क्वेश्चन सब मिला के पूछता है। टोटल 100 क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो हम 100% वादा करते हैं कि बस आप जो मैं दे रहा हूँ कंटेंट उस चीज़ को सुन के जाएं। 100% क्वेश्चन मिलेगा तो मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आप आकर इसी कमेंट पे मुझे सुना के जाएंगे। अगर मिल गया तो थैंक यू बोल के जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी से ही। उसके बाद शुरू करेंगे इंडियन हिस्ट्री, फिर उसके बाद करेंगे इंडियन पॉलिटिकल। अगर आप सपोर्ट और सब्सक्राइब करते हैं तो कंटिन्यू चलेगा, याद रखिएगा। और बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट आप देना चाहते हैं तो रात को 10 बजे हमेशा आपको मिल जाएगा, तैयार रहिएगा। ठीक है। और BPCL का जो है बेसिक शुरुआत हो रही है, ऑनलाइन शुरू हो रहा है, फिर प्रीवियस ईयर करवाएंगे, उसके बाद मॉक टेस्ट करवाएंगे। और हाँ, बुक का नाम मैं पहले बता देता हूँ कौन कौन बुक से पढ़ाया जाएगा, जिससे कि 100% क्वेश्चन लड़ेगा। क्योंकि मैंने जो है एग्ज़ाम 2018 में जो हुआ था उसका क्वेश्चन मैंने देखा था। उस क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ, लूसेंट अगर जो पढ़ के जाएंगे उनके लिए बहुत काफ़ी है। क्योंकि लूसेंट से क्वेश्चन पूछा था, इंडियन ज्योग्राफी था, इंडियन हिस्ट्री था, और भी करेंट अफेयर सब थे, तो वो सारे करवा दिए जाएंगे। जो कि एसपीडी से क्वेश्चन मिल जाता है। एसपीडी का करेंट अफेयर है ना, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाता है, कहीं से ये ज़्यादा नहीं लाता है। और बिहार से क्वेश्चन पूछा था, जो कि आपको 3 क्वेश्चन मिले थे बिहार से, जो कि आपको इंडियन हिस्ट्री से क्लियर हो जाएंगे, इंडियन ज्योग्राफी से क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो उसी में मैं बिहार का एक वीडियो बनाऊंगा महामैराथन, जिससे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और एक बुक और मैं जो पढ़ा रहा हूँ अभी, जो बुक अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, रिमाइंडर का पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें मैं जो पढ़ाऊँगा ना वो क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, जो कि वन लाइनर भी है और MCQ भी है। तो ये रिमाइंडर बुक भी है, अगर चाहेंगे तो ले सकते हैं। ये सारे बुक आप घर पे भी पढ़ के रिजल्ट निकाल सकते हैं, यह ध्यान रखिएगा। नहीं होगा सुविधा तो मेरे पास है, आपको PDF टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए। देर से ही सही, लेकिन आपको टेलीग्राम में सारे PDF मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। और एक और बुक है जिससे कि हम जो प्रैक्टिस सेट लेंगे, BSP HCL का जो प्रैक्टिस सेट लेंगे उसका मैं भी करवा दूंगा, जो कि अभी जो है मार्केट में उतना नहीं आया है, आएगा तुरंत ले लेंगे, हम लेके तुरंत करवा देंगे। ओके। और दूसरी चीज़ है कि उसका प्रीवियस ईयर भी करवाएंगे। और एक और बुक है जो कि आपको NCERT, ठीक है, क्या है NCERT को एकदम नहीं छोड़ना है, क्योंकि NCERT से भी क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। तो हम इतना पढ़ा देंगे, इतना बुक की तैयारी करवा देंगे, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिकल, इंडियन इकोनॉमिक, इतना पढ़ा देंगे कि 10 क्वेश्चन सारे में से 10-10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन तो निश्चित आएंगे, अगर कितना भी आप कंफ्यूज होकर गलती करिएगा। ठीक है। और 100 में अगर आपका 100 क्वेश्चन में अगर आपका 80 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो बताइएगा, हम तो कहेंगे प्लस आएगा, 80+, अगर आप मेरे पढ़ाए हुए चीज़ को फॉलो करेंगे तो। ये मैं चैलेंज के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऑफलाइन में ये ट्राई शुरू कर दिया है, याद रखिएगा। और वीकली आपको इसे भी दे दिया जाएगा। और दूसरी बात कि 15 दिन के बाद मॉक टेस्ट भी करवाना शुरू कर दिया जाएगा। इसी पर आधारित, जैसे इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन बनाएंगे मॉक टेस्ट, तो पूरा इंडियन हिस्ट्री को करवा देंगे। इंडियन पॉलिटिकल करवाएंगे तो इंडियन पॉलिटिकल पूरा करवा देंगे। इंडियन ज्योग्राफी करवाएंगे तो इंडियन ज्योग्राफी करवाएंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना बकवास ज़्यादा था, अब चलते हैं, शुरू करते हैं। चलिएगा, यहाँ पे देखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार से क्वेश्चन निश्चित है, तो इसे हम पढ़ेंगे। तो स्थिति और विस्तार के बारे में चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि भारत की अवस्थिति जो है, मतलब स्थिति जो है क्या है, भारत कहाँ अवस्थित है, कितने डिग्री पे है, और किस अक्षांश में है, किस देशांतर में है कि नहीं। तो यही सवाल पूछता है, अक्षांश और देशांतर में, यही दोनों हमको याद करना है। तो भारत का अवस्थित है कहाँ भाई, तो अक्षांश देखिए, याद रखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश में स्थित है। तथा देशांतर की अगर बात करें, देशांतर में 68 डिग्री मतलब 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के मध्य स्थित है, मतलब पूरब देशांतर में स्थित है।
याद रखिएगा। अक्षांश की बात करेगा तो 8 याद रखिएगा, 8 से लेके कितना 37 याद रख लीजिएगा। अगर देशांतर की बात करेगा तो 68 से 97 याद रख लीजिएगा, मतलब बढ़ते हुए चला जाएगा, याद रखेंगे। तो अक्षांश में 8 डिग्री और 8 डिग्री से कितना 37 डिग्री, और देशांतर में 68 से लेके 97 मतलब 68 से लेके 97, बस इतना ध्यान रखना है। 7 और 25 और 4 और 6, बस इतना ध्यान रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा तो हो जाएगा। बस एक बार देखना है, याद करना नहीं है, इसमें प्रेशर मत लीजिएगा, मॉक टेस्ट करवाएंगे सब क्लियर हो जाएगा। इसमें कभी कभी पूछेगा अक्षांश के कितने हैं, उत्तरी अक्षांश में कितना से कितना तक फैला है, ये सारी चीज़ पूछेगा। देखिए आगे क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखिए भारत का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो याद रखिए 32 87 और 26 3 वर्ग किमी में है। अब इसे हमको याद करना है, बहुत हार्ड है कि नहीं, मतलब एक तरह से ऐसे तो याद नहीं होगा, तो कैसे फ़ोन नंबर याद करते हैं ना, तो याद रखिएगा भारत का क्षेत्रफल भाई कितना है, तो 3287263, याद रखिएगा कितना बताइएगा, 3287263 कितने हैं वर्ग किमी में फैले हैं, तो 32 27 87 26 3 में फैले हुए हैं, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। इतना याद नहीं रखना कि 32,87,263 वर्ग किमी में, इतना याद करिएगा तो भूल जाइएगा। ठीक है, जो तरीका मैंने बताया फ़ोन नंबर की तरह याद करेंगे। 32 मतलब 3287263 वर्ग किमी में फैला हुआ है हमारा भारत का क्षेत्रफल। अब चलेंगे, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत तो भाई जानते हैं उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, है ना, तो उत्तरी और पूर्वी में फैलाव हुआ है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी और पूर्वी में। इसका मैप भी करवाऊंगा, लेकिन आप अगर सपोर्ट और सब्सक्राइब करें तो। देखिए ये हर एग्ज़ाम में आएगा, ये तो आप भी जानते हैं कि हर एग्ज़ाम में ये पूछता है, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन मैं जो तैयारी करवा रहा हूँ इसका स्पेशली करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि 100% मैं चैलेंज के साथ निकलवा सकता हूँ, इसलिए मैंने ये पढ़ाना शुरू किया है। जैसे बिहार एसएससी का मैं जीके जीएस का वादा किया है, तो इस तरह इसका भी मैं कर रहा हूँ। चलेगा, आगे सवाल आपसे पूछेगा क्या भाई, कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ये तो बीपीएससी में पूछ चुका है, पूछेगा भी, और भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.42% है, मतलब 2.42% है, याद रखिएगा 2.42% है, ऐसे याद कर लिएगा। अब यहाँ पे देखिए पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना है, तो 7वां। इजी क्वेश्चन है, इस पे हमको तो नहीं ज़्यादा जोर देना चाहिए। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना है, तो दूसरा है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, अब प्रथम होने जा रहा है, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार। अब पूरब से लेके पश्चिम का विस्तार अगर आपसे पूछे तो कितना बताइएगा, 2933 किमी, कितना बताइएगा, 2933 किमी में फैला हुआ है। अब मैप देखिएगा तो पूरब से पश्चिम पूछेगा, ठीक है, तो आप जानते हैं वेस्ट और ईस्ट है ना, तो पूरब से पश्चिम पूछ रहा है। अगर इधर से पूछे चाहे इधर से पूछे तो कितना बताइएगा, 2933 बता दीजिएगा। क्लियर हो गए, आगे चलिएगा। अब पूरब से पश्चिम तो याद हो गया था, अब उत्तर से दक्षिण भी देखना है भाई, उत्तर से दक्षिण की भी ओर देखना, नॉर्थ एंड साउथ देखना है। तो याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण का विस्तार अगर पूछे तो 3214 बताइएगा, मतलब 3214 किमी बता दीजिएगा। कितना बताइएगा, 3214 किमी बता दीजिएगा, 3214 किमी है। और अगर पूरब से पश्चिम पूछ दे तो 2933 किमी है, और उत्तर से दक्षिण पूछ दे तो 3214 किमी है। क्लियर हो गए, आगे चलिएगा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल। उत्तरी बिंदु मतलब नॉर्थ की तरफ पूछ रहा है, तो क्या बताइएगा, इंदिरा कॉल बताइएगा। अगर आपसे यही चीज़ पूछेगा दक्षिणी बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है। आज इसलिए मेरा बकवास सुन लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो भी बताऊंगा। देखिए आपसे 2 ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, उत्तरी बिंदु मतलब नॉर्थ बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल कहेंगे। और दक्षिणी बिंदु अगर आपसे पूछ दे तो क्या बताइएगा, आप बताइएगा इंदिरा पॉइंट। तो दक्षिण में अगर जाइएगा तो पॉइंट पे जाइएगा, याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट पे। अगर उत्तर बिंदु पे जाइएगा मतलब उत्तर पॉइंट पे जाइएगा, नॉर्थ पॉइंट पे, तो याद रखिए इंदिरा कॉल करिएगा, कॉल कर रहिएगा, ठीक है, तो बात होगी। आगे चलेंगे, आगे सवाल आपसे पूछेगा भारत में द्वीपों की जो है कुल संख्या क्या है। तो
कुल संख्या द्वीप, जितने द्वीप हैं हमारे भारत में, तो याद रखिए 247 है, मतलब 247 संख्या है, याद रखिएगा द्वीपों का। आगे सवाल है कि यहाँ पे पूछेगा भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई क्या है भाई। अब देखिए, स्थल सीमा पूछेगा, समुद्री सीमा पूछेगा, यही दो चीज़ तो ज़्यादा पूछता है ना। तो समुद्री पूछेगा, तो हमको अभी याद करना है स्थलीय सीमा। स्थलीय मतलब भूमि से संबंधित कितने कुल लंबाई हैं, तो याद रखिए अब 15,200 किमी, मतलब 15,200 किमी है, याद रखिएगा। आपको जैसे याद करने का तरीका है वो आप वैसे याद करिएगा। जैसे मैंने अधिकतर लोगों को मैंने नंबर बाई याद करवाता हूँ, क्योंकि फ़ोन नंबर याद करने में आसानी होती है ना। 15,200 किमी में क्या है, स्थल सीमा की कुल लंबाई फैली हुई है। स्थल सीमा ऐसा नहीं कि तटीय सीमा जगह दीगा, ठीक है। तटीय भाग का कुल लंबाई यहाँ पे देखिए पूछेगा, यहाँ पे आ गया स्थल सीमा, तो क्लियर हो गया ना, ठीक है। 15,200 किमी है। अब तटीय भाग, तटीय भाग मतलब समुद्र का क्षेत्र की बात हो रहा है। भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई क्या है भाई, तो 7516.5 किमी है। 7516.5 किमी में फैला हुआ है, याद रखिएगा, मतलब 7516.5 किमी में फैला हुआ है, कुल लंबाई है, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब हमारा भारत जो है कहाँ स्थित है भाई, तो कर्क रेखा में स्थित है कि नहीं। तो कर्क रेखा में, तो कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्य में गुजरते हैं, है ना। तो आप जानते हैं कि 8 में। लेकिन चलिए पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन कैसे बनाता है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो कर्क रेखा कहलाती है। इसके बारे में सब जानते हैं। तो भारत के मध्य में एकदम बीच बीच से गुजरती है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि पूछ दे कि उत्तर की दक्षिण में, तो कन्फ्यूज कर दिया, मध्य में एकदम बीच बीच। आगे सवाल है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो याद रखिए, किस द्वीप का अंग था, जम्बू द्वीप का अंग था। ये तो क्लियर हो गया। पता है, इसके ये पढ़ाने के बाद लूसेंट का जो है ना, हम करवा देंगे मॉक टेस्ट, जो कि आपको आसान होगा। फिर और भी मॉक टेस्ट एनसीईआरटी का करवा देंगे, इसी का, इस बुक का, रिमाइंडर बुक का मॉक टेस्ट। एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं वादा कर सकता हूँ। बस आप सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर प्राचीन काल की बात करें, प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार अगर हमारा भारतवर्ष अगर पूछ दे कि किस द्वीप में है, तो जम्बू द्वीप में, जम्बू द्वीप का अंग था। याद रखिएगा, किसका, जम्बू द्वीप का अंग था। एक क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले लूसेंट का यही क्वेश्चन है। आगे सवाल देखिए कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया है। तो देखिए, इंडिया शब्द की अगर बात करेंगे तो ग्रीक भाषा को याद रखिएगा, ग्रीक भाषा में। तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया है, तो ग्रीक भाषा में किया गया है इंडिया का, ठीक है। अब चलिए, अब आ जाइए भाई, भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारत का मानक समय हमेशा याद रखिए 82.5 डिग्री है। तो कितना याद रखिएगा, 82 डिग्री 30 मिनट, याद रखिएगा, पूर्वी देशांतर पर है। ऐसा नहीं कि 82.5 डिग्री उत्तर में कर दीजिएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, याद रखिएगा। भारत मानक समय आधारित, हमारा जो भारत मानक समय जो होता है आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। आगे सवाल है, भारत का प्रमाणिक समय जो है उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। बताइएगा, भारत का प्रमाणिक जो समय है उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है जो हमारा स्थानीय समय है, तो हम जानते हैं कि इलाहाबाद से, मतलब प्रयागराज से ये चीज़ होता है। प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से के समीप से होता है, ठीक है, समझ गए। ये तो क्वेश्चन बहुत बार पढ़े हैं। आगे चलिएगा, भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में अंतर है। तो देखिए, भारत का मानक समय हो और ग्रीनविच का समय हो, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ग्रीनविच का समय और भारत का समय का मानक जो है 5 घंटा, जो है 5 घंटा का अंतर होता है, मतलब 5.5 घंटा माना जाता है। याद रखिएगा, 5 1/2 मतलब 5.5 घंटा का माना जाता है, ठीक है। भारतीय मानक समय की गणना कहाँ के क्लॉक टावर, ठीक है, क्लॉक टावर से की जाती है। तो याद रखिए, भारत का मानक समय की गणना अगर जानते हैं तो यूपी के मिर्ज़ापुर से की जाती है। मिर्ज़ापुर तो बहुत देखे होंगे, है ना, फिल्म। तो मिर्ज़ापुर से की जाती है, याद रखिएगा। तो क्लॉक टावर से की जाती है, मिर्ज़ापुर से की जाती है, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि भारत की तट रेखा की लंबाई है। तो तट रेखा की लंबाई अगर आपसे पूछ दे, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ना,
अब बताइए तट रेखा की लंबाई पूछती है भाई। तटीय भाग आप जानते थे कितना भाई, बताइएगा। 75 16 है ना, ऐसे याद किए थे। और यहाँ पे तटीय रेखा की बात, अब रेखा की बात हो गई है, तो भारत के तट रेखा की लंबाई अगर आपसे पूछे तो 6100 किमी बताइएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा। अगर तटीय भाग का लंबाई, कुल लंबाई पूछेगा तो 75 16.5 बताइएगा, मतलब 0.5। और तटीय रेखा की लंबाई पूछे तो 6100 किमी बताइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को। आगे सवाल देखिए, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ी के विस्तार पाए गए हैं? तो आप जानते हैं, अगर आपसे पूछेगा कि भूभाग पर मतलब जमीन पर पर्वत है पहाड़ है, ये तो आप जानते हैं, उसका विस्तार जो है पाया जाता है, तो पाया जो जाता है कितना प्रतिशत भारत के, तो याद रखिए 29.3% मतलब 29.3% पाया जाता है। और इस चीज़ को आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बनेगा 1 नंबर, तो ये क्वेश्चन अगर ध्यान नहीं देंगे तो चूक जाएगा। तो अगर पर्वत और पहाड़ की बात करेगा भारत का कि भूभाग पर फैला हुआ है तो कितना प्रतिशत, तो 29.3% मतलब 29.3% है। ठीक है, क्लियर। अब भाई पर्वत और पहाड़ की बात करते हैं तो पठार का भी तो विस्तार पूछेगा, है ना, इसका क्वेश्चन भी बनता है। तो संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? ठीक है, तो पठार का विस्तार अब पूछ रहा है, पर्वत और पहाड़ का तो 29.3% बोल दिए भाई, तो पठार का बताइए तो 27.7% मतलब 27.7% जो है क्या है, फैला हुआ है भारत के भूभाग पर, क्या, पठार। आगे चलेंगे, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? अब देखिए, भूभाग पर मैदान मतलब फील्ड जिस पे हम लोग रह रहे हैं, तो यार एक है 43% मतलब 43% भूभाग जो है मैदान का विस्तार है। कितना है भूभाग पर मैदान का विस्तार मतलब फील्ड का विस्तार, तो 43% है, याद रखिएगा भारत का। तो इसमें क्वेश्चन को जल्दी जल्दी क्लियर करते हैं। पर्वत और पहाड़ की अगर पूछे विस्तार का भारत में तो 29.3%, पठार का पूछे विस्तार तो 27.7%, और भूभाग मैदानी क्षेत्र का पूछे 43%। क्लियर, सुन लिए। अब चलिए, अब सवाल पूछता है कि हमारे यहाँ पानी जो समुद्र है उससे कितने राज्य सटे हुए हैं, कितने राज्य जो है समुद्र से नहीं सटे हुए, ये सवाल तो पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। अब 100% पूछते हैं, इसमें कन्फ्यूजन होता है, कोई 7 लगा के आ जाता है, कोई 9 लगा के आ जाता है, यहाँ गलती कर देते हैं। तो चलिए क्लियर कर देते हैं आज। तो देखिए, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9। समुद्र तट के जितने भी राज्य होंगे 9 होंगे, याद रखिएगा। उसके बाद जो होता है स्थल की बात होगी तो 7 होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत करिएगा। समुद्र तट से अगर बात करें तो 9 याद रखेंगे, 9 याद रखिएगा, 9। ठीक है, आज इसलिए बकवास कर रहा हूँ क्योंकि समझ जाइए कि किस तरीके से आप पढ़िएगा, नहीं तो अगला जो वीडियो बनाऊँगा सिर्फ पढ़ता चला जाऊँगा और आंसर देता चला जाऊँगा, समझ रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा तरीके को बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य जो है कौन है, गुजरात है। अब देखिए, सबसे लंबी तटीय रेखा, 9 राज्य तो हैं समुद्र तटीय रेखा जो कि ठीक है, और सबसे लंबी तटीय रेखा किसका है, तो गुजरात का है। किसका है, गुजरात का है। अब चलिए, भारत के मध्य से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? अब लीजिए, भारत से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरेगी, तो अक्षांश तो ऐसे ही जाता है ना, तो कर्क रेखा ही तो गुजरेगी, क्योंकि 8 राज्यों से गुजरती है। इसके बारे में चलिए नीचे चलेंगे तब तो कमेंट बॉक्स में बताइए, 8 राज्य में नाम बताइए, किस किस का नाम याद है। भारत को दो लगभग बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो आप जानते हैं कि पूर्वी देशांतर तो 8.5 है, आप जानते हैं, लेकिन अब ये अक्षांश ऐसा बताइए कि जो कि 2 बराबर भागों में काटती है, किसको, भारत को। तो आप जानते हैं 23.5 डिग्री, कितना, 23.5 डिग्री मतलब 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर है, याद रखिएगा, उत्तर में काटती है। ठीक है, अब एक चीज़ आप बताइए कि 23.5 डिग्री और 42.5 डिग्री, तो याद रखिए अक्षांश होगा 23.5 डिग्री और देशांतर की बात करेगा तो 82.5 डिग्री। ऐसे क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा ना, कंफ्यूज नहीं होगा। तो 2 लगभग बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है, तो 23.5 डिग्री। आगे चलेंगे, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप इसके बारे में जानते हैं, जिसमें से आप
कई राज्य के नाम जानते होंगे, जिसमें से एक दो नाम बता देता हूँ। जैसे कि आपका जीटी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, है ना। ठीक है, और भी नाम हैं जो कि आपको आगे चल के दिया हुआ है। तो आप और बताइए जिसका नाम जानते हैं, ऐसा बहुत सारा है। 8 हैं, 8 में से राजस्थान भी आता है ना। आगे चलेंगे। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, मतलब पॉइंट जो है, बिंदु जो है क्या है? तो केप कमोरीन है। क्या है? केप कमोरीन कहते हैं, याद रखिएगा। कमोरीन जी क्यों कहते हैं, याद रखिएगा। तो अगर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक पूछे, बिंदु पूछे, तो केप कमोरीन बताइएगा। आगे सवाल है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, याद रखिएगा। 8 चैनल पृथक करता है। तो अब देखिए, चैनल के बारे में मैंने बताया है शॉर्ट वीडियो में, फिर से बता दूंगा। 8 चैनल पृथक करता है, तो क्या करता है भाई? लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। पृथक करता है मतलब अलग करना, पृथक मतलब अलग कर देना, डिवाइड कर देना। तो 8 चैनल जो है क्या करता है भाई? तो याद रखिएगा, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कर देता है, पृथक कर देता है। ठीक है, इसमें हमारे लिए सारे जो हैं तैयारी करने वाले या तैयारी करने वाली, इन सभी के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तैयारी कर लीजिए। ITI जो कर रही हैं, ITI जो कर रही हैं, उनके लिए तो ये महा अपॉर्चुनिटी है। आप याद रखिएगा, दोनों मेल और फीमेल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप दोनों देखेंगे और ज़रूर देखेंगे। ठीक है, आगे चलिएगा। अब 8 चैनल पढ़ लिए, तो 10 डिग्री को कैसे छोड़ दिएगा भाई? 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो देखिए, 10 डिग्री चैनल की बात करें तो छोटा अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, तो छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है, याद रखिएगा। तो 10 डिग्री कहाँ भाई? तो अंडमान और निकोबार, मतलब छोटा अंडमान निकोबार, अंडमान एवं निकोबार के 8 चैनल, लक्षद्वीप और मालदीव। क्लियर? चलिएगा, अब थोड़े फास्ट चलते हैं ना। डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास भी एक आपका चैनल ही है, जो कि दक्षिणी अंडमान को और छोटा अंडमान को अलग करता है, बीच स्थित है। ठीक है, बीच स्थित है, पृथक करता है, दोनों एक ही है, याद रखिएगा। तो डंकन पास अगर बात करें तो याद रखिए, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान को के बीच स्थित है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल जो है कौन है? तो इंदिरा पॉइंट। देखिए, क्वेश्चन पूछ दिया, चाहता तो बोलता है ना कि दक्षिण का पॉइंट बताइए, भारत के दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, अभी पढ़ें तो इंदिरा पॉइंट बता देते। यही सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है भाई? तो इंदिरा पॉइंट है। क्लियर? अब इसी चीज़ को देखिए, भूमध्य रेखा के निकट का स्थल कौन सा है? तो इंदिरा ही पॉइंट है। भारत का दूरस्थ स्थल है इंदिरा पॉइंट, लेकिन भूमध्य रेखा के निकटतम स्थल कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। क्लियर हो गए? अब देखिए, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? अब देखिए, उत्तरी अगर चाहता तो उत्तरी पॉइंट बोल देता, उत्तरी बोलता ना, लेकिन उत्तरी भाग पूछ दिया तो इंदिरा कॉल बोलिएगा। तो क्लियर हो गए, दोनों क्लियर हो गए। अगर पॉइंट पूछे, दक्षिण का पूछे तो आप इंदिरा पॉइंट बताइएगा, और दक्षिण, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल पूछे तो इंदिरा पॉइंट बताइएगा, और भूमध्य रेखा के निकटतम स्थल पूछे तो इंदिरा पॉइंट बताइएगा। लेकिन उत्तर भाग की बात करेगा, भारत की भूमि का सर्वाधिक उत्तर भाग की बात करेगा तो इंदिरा कॉल बताइएगा, या भारत के उत्तर का बिंदु पूछेगा तो इंदिरा कॉल बताइएगा। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना। आगे सवाल है, भारत के दक्षिणतम स्थान जो है इंदिरा पॉइंट स्थित है, तो कहाँ है? तो बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। एक छोटा निकोबार होता है, मतलब कार निकोबार बोलते हैं, एक बड़ा निकोबार बोलते हैं, याद रखिएगा। तो याद रखेंगे, भारत के दक्षिणतम जो स्थान इंदिरा पॉइंट है स्थित है कहाँ भाई? तो बड़ा निकोबार द्वीप में है, याद रखिएगा। क्लियर? आगे चलेंगे कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है। तो रामेश्वर द्वीप से अलग करता है, कौन करता है भाई? तो पम्बन बोलते हैं, पम्बन चैनल बोलते हैं, जो कि अलग करता है। तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप जो है तमिलनाडु में, याद रखिएगा, द्वीप से अलग करता है, तो पम्बन चैनल जो है अलग करता है, याद रखिएगा। आगे आपसे पूछेगा, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है कौन सा है? तो गोरमोता गुजरात में है, याद रखिएगा, गोरमोता गुजरात में है।
आगे चलेंगे, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य क्या कहलाता है? तो आप जानते हैं भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला पाक जल संधि कहते हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान को अलग कर देगा, नहीं, पाक जल संधि कहेंगे किसको? भारत और श्रीलंका के पृथक करने वाले, अलग करने वाले जल डमरू मध्य को, ठीक है, पाक जल संधि। देखिए, गोरमोता गुजरात में है, याद क्या है, जो कि सुदूर पश्चिम का बिंदु है। अगर पूछेगा कि भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है, तो गोरमोता गुजरात में जो पड़ता है, सॉरी गोरमोता गुजरात बोल रहा हूँ, गुजरता है, सॉरी, गोरमोता गुजरात में जो है वो है गुजरता है, ठीक है, क्लियर, सॉरी थोड़ा सा गुजरात गुजरात हो गया, गुजरता है, ठीक है। आगे चलेंगे, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, तो भारत से पृथक करती है श्रीलंका को कौन सी खाड़ी भाई? तो म्यांमार की खाड़ी। जल डमरू मध्य पूछेगा तो पाक जल संधि, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो श्रीलंका को भारत से पृथक कौन करती है भाई? म्यांमार की खाड़ी। आगे चलेगा, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? तो मैकमोहन रेखा करती है। ये सब चीज़ आप बहुत बार पढ़े होंगे। चलिए फास्ट चलते हैं। मैकमोहन रेखा भारत के किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो अरुणाचल प्रदेश पे। ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया गया है, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि BBI है। मैकमोहन रेखा जो है भारत के किस प्रदेश के उत्तर सीमा पर खींची गई है? तो अरुणाचल प्रदेश का, हमारा राज्य जो उत्तर प्रदेश अरुणाचल प्रदेश है उस जगह से खींची गई है मैकमोहन रेखा, याद रखिएगा। भारत पाकिस्तान को अलग, भारत और चीन को अलग करता है मैकमोहन रेखा, और रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान को करता है। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ कहलाती है, याद रखिएगा। अब रेड क्लिफ जो रेखा है, चलिए यहाँ पे देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? जिसके नाम पर रखा गया है रेड क्लिफ, वही था सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ नाम है। पूरा नाम सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ है, जो कि रेड क्लिफ का नाम रखा गया है। चलिएगा, आगे सवाल है कि भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश जो है भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो और कोई नहीं, म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहते हैं। तो भारत में सुदूर पूर्व की बात करेगा, कौन सा देश जो है भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है पूर्व में? तो याद रखिएगा म्यांमार। अब सवाल ये तो बहुत बार पूछा हुआ है, अब पूछेगा भी। क्या पूछेगा भाई? तो सबसे भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा, स्थलीय नहीं समुद्र से मतलब है जमीन टू जमीन है, याद रखिएगा। स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे दोस्त सारे याद रखें कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है, याद रखिएगा। और याद रखेंगे आप लोग दोनों, फीमेल और मेल दोनों, याद रखिएगा कि ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो है पूछ के नहीं आएगा कि आपके लिए है कि उसके लिए है, ठीक है, दोनों के लिए है, आप लोगों के लिए, आप लोग दोनों तैयारी करेंगे। आगे चलेंगे, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा में छोटी, तो आप जानते हैं अफगानिस्तान, क्योंकि बहुत कम लगता है ना, अफगानिस्तान जो बहुत टच करता है एकदम, वो भी थोड़ा सा देखिएगा मैप। तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान है, और सबसे लंबी स्थलीय सीमा याद रखिएगा बांग्लादेश है। आगे चलेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सियाचिन के नाम से, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सियाचिन हमारे लद्दाख में चला गया है, मतलब लद्दाख में पड़ता है, इसीलिए सियाचिन का लड़ाई भी आप सुने होंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आगे चलिएगा, आगे चलेंगे, कोरमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में है। कोरमंडल तट कहाँ है भाई? तमिलनाडु में है। ये सब याद रखते हैं। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश कौन सा है? दक्षिण का पठार है। आज थोड़ा लंबा वीडियो चलेगा, आपसे नहीं जाएगा। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय पठार। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन है, कैसे? तो भारत का सबसे अधिक विस्तृत भूभाग आकृति प्रदेश कौन सा है? दक्षिण का पठार है, ठीक है, याद रखिएगा। कोरमंडल तट कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, ठीक है। अब याद रखिए, भू आकृति का विभाग जो प्राचीनतम पूछे तो प्रायद्वीपीय पठार बताइएगा, और सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति पूछेगा तो दक्षिण का पठार बताइएगा। ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, क्योंकि इस कन्फ्यूजन में बहुत लोग को है गलती करके आ जाता है, बोलता है कि हमको आ गया, वहाँ पे घर आए मिलाए, हाँ सर गलती हो गया सर, भू आकृति पूछ दिया था।
अब प्राचीनतम पूछ देगा तो कंफ्यूज होइएगा। तो प्राचीनतम कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार बताइएगा। आगे चलेंगे, भारत का पूर्वी समुद्रीय तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरमंडल तट के नाम से जानते हैं। याद रखिए, जो कि समुद्र तमिलनाडु का हिस्सा है, याद रखिए तमिलनाडु में पड़ता है। क्लियर हो गए? आगे चलेंगे, भारत के पश्चिम तट का उत्तरी भाग किस नाम से जानते हैं? पश्चिम तट है, ठीक है, उसका उत्तरी भाग पूछ रहा है, तो कोंकण तट जानते हैं। क्या जानते हैं? कोंकण तट, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए एक कन्फ्यूजन शुरू होगा आप लोगों का। होता है क्या होता है कि कोरमंडल और कोंकण दोनों हैं। अब दोनों की बात करते हैं तो दोनों थोड़ा सा है। तो देखिए, पूरब समुद्री तट की बात होगी, एक पश्चिमी तट की बात होगी, ठीक है। तो पूर्वी समुद्री तट की बात होगी किस नाम से? तो कोरमंडल तट के नाम से जानते हैं। अगर पश्चिम तट की बात करें, उत्तरी भाग का हिस्सा की बात करें, तो कोंकण तट कहेंगे। बस इतना कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए आप लोग। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है भाई? तो बंगाल की खाड़ी में है। हमेशा याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है, याद रखिएगा। आगे सवाल बनेगा, किस भारतीय राज्य में सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है? सूर्य की किरण तो हम जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले बनती है। सूर्य की किरण जो है भारत के राज्य का अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य की रोशनी उगती है। भारत का सुदूर पूर्व बिंदु है, क्या है भाई? किबुथु, किबुथु है, किबुथु बोलते हैं, किबुथु जी बोल दीजिए, याद हो जाएगा। तो भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु क्या है? किबुथु है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? तो स्वराज द्वीप है, याद रखिएगा। हैवलॉक द्वीप जो था उसका नाम रखा गया है स्वराज द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ये पूछेगा। कोंकण तट जो है हमारा क्या है? पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग का हिस्सा है, लेकिन कहाँ से कहाँ है? तो जैसे ही कोंकण की बात होगी तो गोवा से दमन को याद रखिएगा, गोवा से दमन द्वीप तक याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति जो है किस प्रकार हुई? अब देखिए, लक्षद्वीप समूह है, लक्षद्वीप जो है एक समूह के द्वीपों की, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन किस प्रकार हुई थी? तो प्रबाल उत्पत्ति हुई थी, प्रबाल से उत्पत्ति हुआ है, याद रखिएगा, प्रबाल उत्पत्ति से हुआ है। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है जो कि जिसे बैरन एवं नारकोंडम कहते हैं। तो बैरन एवं नारकोंडम कहते हैं, याद रखिएगा। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह है, याद रखिएगा। क्या है? अंडमान द्वीप समूह है। तो भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? पूछेगा, बैरन ज्वालामुखी द्वीप बताइए कहाँ स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह में, बता दीजिएगा। ये लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? लास्ट नहीं, अभी और क्वेश्चन है। न्यू मूर द्वीप किस दो देशों के मध्य विवाद का कारण रहा है? तो भारत और बांग्लादेश का बीच रहा है, याद रखिएगा। न्यू मूर द्वीप अगर पूछे, न्यू मूर द्वीप है एक, दो देशों के बीच का विवाद रहा है हमेशा। तो हमारे भारत और बांग्लादेश के बीच का ये विवाद रहा है, हमेशा याद रखिएगा। इसके चलते थोड़ा सा खटास आते रहता है। अब इस जगह पे चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, न्यूमूर द्वीप जो है स्थित है। तो देखिए, न्यूमूर द्वीप अगर बात करें तो बांग्लादेश और भारत का ही हिस्सा था, पाकिस्तान का फिर हो गया था, पाकिस्तान से फिर अलग होकर बांग्लादेश खुद बन गया, आप जानते ही हैं इसकी कहानी। तो न्यूमूर द्वीप स्थित जो है बंगाल की खाड़ी में ही होगा, क्योंकि बांग्लादेश है, याद रखिएगा। बांग्ला हमारा कोलकाता मतलब बंगाल, ये सबसे ही अलग होकर बना है। तो बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी उस जगह है, क्लियर? तो याद रखेंगे। पूछ देगा न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है, तो बताइएगा बंगाल की खाड़ी में है। अब बांग्लादेश का हिस्सा, बांग्ला भारत देश का बीच का विवाद का हिस्सा है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र जो है काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्र होने से पहले की बात हो रही है कि कौन सा भारतीय क्षेत्र जो है काला पानी के नाम से जानते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम लोग काला पानी के नाम से जाना जाता था। उस समय एक मतलब एक जेल बना था, एक तरह से अंग्रेज ने बनाया था उस क्षेत्र को, याद रखिएगा। लक्षद्वीप समूह स्थित है, तो याद रखिए अरब सागर में स्थित है, याद रखिएगा। तो लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में है। लक्षद्वीप हमेशा याद रखिए, अंडमान निकोबार जो है बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है मानते हैं, लेकिन लक्षद्वीप हमारा जो है अरब सागर का हिस्सा है, ये हमेशा याद रखिएगा। द्वीप समूह स्थित है, द्वीप समूह, द्वीप जो है सबसे ज़्यादा समूह का जो स्थित है कहाँ है द्वीप सबसे ज़्यादा? तो खंबात की खाड़ी में। द्वीप का समूह अगर पूछा ना तो खंबात की खाड़ी को बताइएगा, याद रखिएगा। द्वीप एक द्वीप, द्वीप एक द्वीप
है। द्वीप एक द्वीप है तो क्या बताइएगा, गुजरात के तट पर है, याद रखिएगा। द्वीप एक द्वीप है तो गुजरात के तट पर है, याद रखेंगे। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु के क्षेत्र से आप जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित कौन सा द्वीप है, रामेश्वर द्वीप है, रामेश्वरम बोलते हैं उसे। आगे चलेंगे, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है कितनी भाई, 36 है। लक्षद्वीप में ये जो है अरब सागर का हिस्सा है, आप हमेशा याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। लक्षद्वीप अरब सागर का हिस्सा है और 36 द्वीपों की संख्या है। आगे सवाल आपसे पूछेगा, थार मरुभूमि स्थित है कहाँ, तो राजस्थान में स्थित है, याद रखेंगे। तो थार मरुभूमि स्थित है, तो याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो सियाचिन को, क्योंकि बर्फ़ का एरिया वो सबसे ज़्यादा है। तो वर्तमान में अगर भारत की अगर स्थान की बात करें, सफ़ेद पानी का नाम बताएं तो सियाचिन। सियाचिन किस मतलब किस केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा बन गया है, तो लद्दाख का, आप जानते हैं उसी का हिस्सा है। आगे चलेंगे, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है, तो हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद को कहते हैं, आप अच्छे से जानते हैं, ये क्वेश्चन ईजी था। कोच्चि का जुड़वा नगर, अब देखिए हैदराबाद का जुड़वा नगर आप जान गए भाई सिकंदराबाद है, लेकिन कोच्चि का जुड़वा नगर तो बहुत कम पड़े होंगे, लेकिन इसका है एर्नाकुलम। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा था एसएससी का 2000 लगता है दो का है, 2002 का पेपर में पूछा था, याद रखिएगा। कोच्चि का जुड़वा नगर है, अगर मेरा बिहार एसएससी और बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें पूछा था। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है, एर्नाकुलम है, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है कौन सा, लेह है। याद रखिए, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है, लेह है, याद रखिएगा। शीत मरुस्थल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ठंडी रेगिस्तान। लद्दाख राज्य का वह भाग जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है, अक्साई चीन कहलाता है। देखिए, लद्दाख का एक भाग है, राज्य जो हमारा राज्य है, एक भाग जो है अधिकार कर लिया है चीन, उसको क्या कहते हैं, अक्साई चीन कहते हैं, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप, याद रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, मतलब भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पता है, अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देने गए होंगे टीचर का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा है। तेथिस एक तरफ दिया हुआ है, एक गोंडवाना दिया हुआ है, बहुत लोग गोंडवाना लगाए हैं, बहुत लोग गलत करके आए हैं, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, भारत की आकृति कैसी है, तो चतुष्कोणीय है। अगर आपसे पूछे भारत की आकृति तो चतुष्कोणीय बताइएगा। आगे सवाल आपसे पूछे, भारत के उत्तर मैदान की मिट्टी की प्रकार कैसी है, तो चरनोजम है, चरनोजम बोलते हैं। उत्तरी मैदान की अगर मिट्टी की बात करेंगे भारत का, तो चरनोजम। इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा ना, एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो बताइएगा, इसका मॉक टेस्ट भी करवा के आपको क्लियर कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, तो उत्तर प्रदेश की जो राज्य है वो सीमा सबसे ज़्यादा इसमें टच करता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे बड़ा यही है अभी, ठीक है। आगे चलेंगे, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है, याद रखेंगे। भारत के कौन सा राज्य जो है नेफा के नाम से जानते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जानते हैं, हमेशा याद रखिएगा, नेफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश को भी जाना जाता है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है कहाँ भाई, दक्षिण मैदान में, दक्षिणी अंडमान में, लगातार पढ़ने से हो जाता है। तो पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। आज ख़त्म कर देंगे इसे जो है आपका भारत का विस्तार और स्थिति खत्म कर देंगे, तभी तो आगे चल के भारत का पठार पढ़ेंगे, है ना। जल्द हमको करना है, क्योंकि हमको याद रखिए 30 दिन में हमको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी तीनों ख़त्म कर देना है, तभी कंप्यूटर का शुरू कर देना है, क्योंकि सब हम प्लेलिस्ट बना देंगे, आप देखते रहिएगा। अगर विश्वास है तो आप ज़रूर देखेंगे, आप सबको मैं बोलता हूँ, ठीक है। और मैं बोलता हूँ देवी और सजनों दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देख सकते हैं, नहीं विश्वास है तो कोई बात नहीं, अगर विश्वास होगा तो ज़रूर देखेंगे। आगे चलेंगे, भारत के सुदूर पश्चिमी का बिंदु है कौन सा, 68 डिग्री 7 पूर्वी गुजरात गुजरता है,
देखिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ध्यान से देंगे। क्यों ध्यान देंगे? क्योंकि इस क्वेश्चन को तो मैंने विस्तार पढ़ा था, लेकिन आप पूछ रहा है पश्चिमी बिंदु का, सुदूर पश्चिमी बिंदु का है, तो याद रखिए 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरता है। तो पूर्व जो है ये जो 68 से लेके 97 जो डिग्री गुजरता है, ठीक है, 25 याद रखिए 25, ये क्या है? पूर्वी देशांतर है, ये पूर्वी देशांतर से है। तो 68 किसका है? पूर्वी देशांतर से गुजरता है। तो सुदूर पश्चिम बिंदु का पूछेगा तो कितना बताइएगा? पूर्व से गुजरता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन है तो बताइएगा। अब चलिए इसमें सवाल और भी हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल है। देखिए दिखा देता हूँ कितना है क्वेश्चन, यहाँ तक है और ये सारे खत्म हो गए मेरे दोस्त। जो मुख्य इंपॉर्टेंट होंगे वो भी करवा दिए जाएंगे, जो कि आपको मुख्य टेस्ट दिवाकर। तो आप चलिए भारत की स्थिति इतना तो खत्म हो गया, तो इसके बाद भारत की स्थिति का ब्लैक बुक से भी करवा दिया जाएगा। ब्लैक बुक का तैयारी जो है सिर्फ एसएससी बिहार एसएससी के लिए करवाते हैं, ठीक है। लेकिन आप उसमें भी भारत का अगर स्थिति पढ़िएगा ना तो आप बहुत ही ज़बरदस्त है, पढ़ लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि आपको तो हर कंपटीशन में एग्जाम देना है। तो क्लियर है, पढ़ लीजिएगा। आगे चलेंगे। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणतम बिंदु किस पहाड़ी को चिन्हित करती है? तो नीलगिरी को याद रखिएगा। अगर पूछे प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणतम बिंदु किस पहाड़ी में चिन्हित है, तो नीलगिरी को कहते हैं, याद रखिएगा, चिन्हित है। राम सेतु कहाँ स्थित है? पाक जलडमरू मध्य में, मतलब श्रीलंका और भारत के बीच का जो पाक जल संधि है उसी को राम सेतु वहाँ पे स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर। पटकाई बूम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? तो भारत के पूर्व भाग में स्थित है, याद रखेंगे, भारत के पूर्व भाग में स्थित है, याद रखिएगा। आगे सवाल है, पटकाई की पहाड़ी भारत को किससे अलग करती है? तो म्यांमार से अलग करती है। तो पटकाई की एक पहाड़ी है जिसे भारत को किससे अलग करेगी? तो म्यांमार से अलग, बर्मा से अलग कर देता है। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कावेरी द्वारा। ये साउथ मूवी अगर देखिएगा तो इसका इस्तेमाल बहुत करता है, क्योंकि सभी शिव समुद्रम जो है किस नदी द्वारा है? तो कावेरी नदी द्वारा बनाया गया है, इसलिए शिव समुद्रम का इस्तेमाल खूब करता है। आगे चलिएगा। भारत के भौगोलिक स्थिति और भारत की भौगोलिक विस्तार खत्म होने वाला है, तो आप चलिए और जल्दी सपोर्ट करिए। भारत के पश्चिम बिंदु का क्या नाम है? गुहार मोता। क्या नाम है? गुहार मोता नाम है जी, याद रखिएगा। तो भारत के पश्चिम बिंदु को क्या कहते हैं? गुहार मोता कहते हैं, गुरहा मोता भी कहते हैं। गुरहा मोता भी पढ़े थे ऊपर, है ना, तो गुरहा मोता एक ही है। आगे चलेंगे। अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखला मैं बोल रहा हूँ, श्रृंखला है। अरावली एवं विंध्याचल जो पहाड़ी है, अरावली और विंध्या श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार है, याद रखिएगा। अगर अरावली की बात करें और विंध्या के बीच की अगर बात करें, मध्य की बात करें, पठार की बात करें, तो कौन सा है? तो मालवा का पठार है, याद रखिएगा। पश्चिम घाट है, क्या है? तो पठारों का ढलान है। पश्चिम घाट अगर पूछे तो आप बिना सोचे समझे पठारों का करिएगा ढलान। इसका मॉक टेस्ट भी करवा दूंगा, याद रखिएगा। इसका मॉक टेस्ट करूंगा तभी आगे बढ़ूंगा, इसी तरह चलेगा, आप बस सपोर्ट करें तो। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, याद रखिएगा। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28 है, याद रखेंगे। भारत की जो है संख्या कितनी है? तो 28 है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है, ठीक है। 28 है कि नहीं है, क्योंकि वर्तमान में 28 ही होगा ना। लेकिन हाँ, केंद्र शासित प्रदेश एक बढ़ गया है, जो कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 हैं, याद रखिएगा। अब चलिए सवाल यहाँ पे बनता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल स्थित कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये चीज़ आप लोग नहीं पढ़े थे। इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो ये पढ़े थे आप। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अगर पूछे दक्षिणतम नीचे की ओर, तो बड़ा निकोबार द्वीप है। अगर उत्तरी बिंदु पूछे इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। दोनों अलग अलग हैं, इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर, इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार द्वीप में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली जो है कहाँ स्थित है? तो असम में है। पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, मतलब सबसे बड़ा नदी द्वीप अगर पूछे मांजुली कहाँ स्थित है? तो असम में। एकदम भी है क्वेश्चन, लिख लीजिए। आगे चलेंगे। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो एक महासागर मिलते हैं, याद रखिएगा।
आगे सवाल पूछेगा, अरब सागर में कुल द्वीपों की संख्या है तो 36 है। कुल द्वीपों की संख्या कितनी है भाई? 36 है। बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीपों की संख्या है 204। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। अरब सागर में कुल द्वीपों की संख्या जो कि आपको लक्षद्वीप से संबंधित है तो 36 है ना। अगर बंगाल की खाड़ी में बात करें तो सबसे ज़्यादा द्वीप है 204 है, याद रखिएगा, जो कि अंडमान निकोबार का समूह बनता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गए। अरब सागर से पूछेगा तो 36 मतलब लक्षद्वीप का भाग है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप है तो जो कि 204 जो है द्वीप है। भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली कहाँ अवस्थित है? तो राजस्थान में है, आप जानते हैं। और अरावली पे राजस्थान में एक मंदिर है, जो कि नाम बताइएगा उसका, क्योंकि वो तो मैं करवाऊंगा ही आगे। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। याद रखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह अगर पूछे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ स्थित है? तो मुंबई में, महाराष्ट्र में, याद रखेंगे। आगे सवाल पूछता है कि उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? तो व्हीलर द्वीप का नाम रखा गया है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है कि भारत में सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। वनाच्छादित राज्य अगर पूछ दे सर्वाधिक तो मध्य प्रदेश। अगर पूछे भारत में न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो हरियाणा। बहुत कम, वन की बात ही मत कीजिए, बहुत कम हरियाणा में है। आगे चलेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से ही भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है, तो याद रखिए राजस्थान, अभी पढ़े थे, मैंने बताया था बीच में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। बड़ा है तो राजस्थान, गोवा है तो छोटा, याद रखिएगा। अगर भारत के छोटे तट रेखा वाला राज्य अगर पूछे तो गोवा ही होगा। अब बड़ा हो जाएगा तो गुजरात, जीटी हो जाएगा, समुद्र तट की बात हो गई तो, तट रेखा की बात होगी तो। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है हमारा, आप जानते हैं। दूसरा हमारा गोदावरी है भारत का। भारत का सबसे चौड़ी नदी अगर बात करें ब्रह्मपुत्र, और लंबी बात करें तो गंगा, याद रखिएगा। भारत का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र कौन सा है? तो मानिसराम है, आप जानते हैं, मेघालय में पड़ता है। न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो लेह है, लद्दाख की क्षेत्र में पड़ता है, आप जानते हैं। आगे चलेंगे, भारत की भौगोलिक मानचित्र का चित्र जो है कौन तैयार करता है? तो आप जानते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है। भारत का कौन सा राज्य जो है तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है तीनों तरफ से, आप जानते हैं, जो कि सबसे बड़ा स्थलीय सीमा बनाता है, आप जानते हैं, भारत का। ठीक है, तो आज के लिए ये भौगोलिक विस्तार तो खत्म हो गए, याद रखिएगा, भौगोलिक विस्तार और स्थिति दोनों खत्म हो गए। अब चलेंगे आपका इसका आगे, इसके बाद लूसेंट का मॉक टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद इसी बुक का मॉक टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद हम करवाएंगे इसी किसका, एनसीईआरटी का, इसका मॉक टेस्ट करवाएंगे। तीनों का मॉक टेस्ट करवाएंगे सिर्फ भारत के भौगोलिक दृष्टि से, और स्पीड में करवाएंगे सिर्फ मॉक टेस्ट। उसके बाद चलेंगे भारत के पठार, भारत के ये वन लाइनर अलग। तो आप बस सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका 100% बता रहे हैं कि कोई भी एग्ज़ाम दे के आइए, चैलेंज ठोक कर करते हैं कि भारत के भौगोलिक विस्तार से क्वेश्चन छूटे तो आप बता के दीजिएगा, गाली दे के आइएगा। अगर मैं वादा करता हूँ एक भी छूटेगा नहीं, बस पढ़ के जाइए। अब पढ़ना क्या है, मॉक टेस्ट क्या देना है, रात में सोइए, मोबाइल चालू कीजिए और देते रहिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, बस ऐसे ही तो करना है। अब दिन भर में 4 बार देखिए, याद वाद मत कीजिए, समझे, सिर्फ मॉक टेस्ट देखिए। वन लाइनर पढ़िए, मॉक टेस्ट दीजिए, वन लाइनर दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। 100% वादा करता हूँ, रिजल्ट नहीं होगा तो बताइएगा, नाम बदल दीजिएगा मेरा, नैनी अकाडमी से कुछ भी नाम रख दीजिएगा। लेकिन अगर आ गया तो आप मुझे थैंक यू ज़रूर बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत।